सिर्फ 4 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज। लगातार कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सात का समीकरण में आज सबसे पहले बात भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। यह बैठक इसलिए भी बहुत अहम थी क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की भी सराहना की गई। पोस्ट कोरोना फेज में कोरोना की उपरांत हम प्रत्यक्ष 36 संगठनात्मक इकाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ लगभग हमारी 346 मेंबर है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। अगर बात करें तो इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके राजनीतिक प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा केंद्र सरकार ने जनता के लिए काफी ज्यादा काम किए हैं, जिसका लाभ उनको आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसको लेकर यहाँ पे विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरीके से आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कार्यक्रम करे, जिससे कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीत सके। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य किया है, चाहे कोरोना के दौरान जो लोग रिवर्स पलायन कर रहे थे उनके इंतजाम हो या फिर जो मजदूर थे उनको वापस अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्हें एक बेहतर शासक के तौर पे उत्तर प्रदेश में कई सारे कार्य किए हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कि यहाँ पे आए दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में और यहाँ पर आकर शामिल हुए। बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वीसी के जरिए शामिल हुए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा, जिसमें साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है और दोनों के काम का नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। दर्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
और बात आज यूपी में हुई चुनावी हलचल की। किस नेता ने कहां की रैली, कौन से नेता ने कहां ठोकी सियासी ताल। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत की राह तैयार करने में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मिशन पूर्वांचल के तहत बहुजन समाज पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अंबेडकर नगर में जनादेश महारैली की। इसमें उन्होंने एक बार भी भाजपा और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने समाजवादी पार्टी की तरह बेहतरीन एक्सप्रेसवे नहीं बनवाया। अंबेडकर नगर में अखिलेश ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। किसान जो हमारी रीढ़ है, किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, ये गरीब पिछड़ों को धोखा दे करके सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। अंबेडकर नगर में ही सपा की महारैली में आज अखिलेश यादव ने बसपा से निष्कासित 2 नेताओं रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को सपा की सदस्यता दिला दी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने सपा का दामन थामा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा और रामअचल राजभर का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि अब अंबेडकर नगर में भाजपा की हार निश्चित है। इसके बाद नए समाजवादी बने लालजी वर्मा ने भी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। मैं आजीवन डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो दिन जिम्मेदारी देंगे वो मैं काम करता रहूंगा। जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हो रहा है और विशेषकर जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभी वर्ग के लोग, उससे ये सुनिश्चित है कि अगला चुनाव जो है वो केवल समाजवादी पार्टी का है और बम्पर मेजॉरिटी के साथ, 3/4 मेजॉरिटी के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने जा रही है। तो मिशन 2022 के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी शामली में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित किया। यहां पर उनके निशाने पर भी भाजपा सरकार ही रही। जयंत चौधरी ने मन से तो सरकार पर निशाना साधा ही। रैली के बाद पत्रकारों के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों, नौजवानों के वादों को पूरा नहीं किया। साथ साथ जयंत ने सरकार बनने पर युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और किसानों को 1.5 गुना ज्यादा गन्ने के मूल्य के भुगतान का वादा किया। जो लोग किसानों को कुचलने का काम करते हैं, जिन लोगों ने 5 साल में विकास नहीं करा पाए, नौजवानों को नौकरी नहीं दिला पाए और बस झगड़ा फसाद की एक ही भाषा बोलना जानते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाना है। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाएं। कई बातें हमने रखी हैं। भाजपा को चुनौती देने के लिए शामली में जिस वक्त जयंत चौधरी मंच संभाले हुए थे, आज उसी वक्त उनकी पार्टी के ही 2 नेता और उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जयंत चौधरी के सामने ही जमकर हंगामा किया। शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली में नेता के आने से पहले ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। राष्ट्रीय लोकदल नेता मंच से सभी से शांति बनाए रखने की बार-बार अपील करते रहे, लेकिन किसी ने अपने नेताओं की एक भी अपील पर गौर नहीं किया।
राम अचल राजभर और लालजी वर्मा के सपा में शामिल होने पर मायावती ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। खुद को वोट कटवा कहे जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर पलटवार किया है। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीएसपी से निष्कासित नेताओं को सपा में लिए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा और जनाधार आदि बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे यह और भी घटता और कमजोर होता हुआ ही चला जाएगा। जबकि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांशतः बीएसपी के संपर्क में हैं। वैसे भी वे चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये मायावती का ट्वीट है। उधर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के वोट कटवा वाले बयान पर पलटवार किया और साथ ही महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। देश में 50 दलों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी देश में और विभिन्न प्रदेशों में शासन कर रही है, तो वो तो वोट कटवा नहीं है। जब कल तक ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ था तब तो वोट कटवा नहीं था, तब तो चुनाव जितवाने वाला था। आज 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला, जो पिछड़े समाज के 27% रिजर्वेशन और 22.5% शेड्यूल टाइप्स का रिजर्वेशन लागू नहीं है। आज महंगाई चरम पे है। गैस सिलेंडर अभी तोहफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली पर 265 रुपया गैस सिलेंडर बढ़ा दिया। और विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और गठबंधन का दौर जारी है। बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को साथ लाने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और इस बीच जब गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो भाजपा को उखाड़ने में सबसे मजबूत होगा उसके साथ गठबंधन करेंगे। कानपुर देहात में परिवर्तन रथ यात्रा के चौथे चरण का आगाज हो गया है। इस दौरान आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जिससे भी गठबंधन होगा जल्द पता चल जाएगा। साथ ही महंगाई पर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उधर परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान कुछ कार्यकर्ता असलहे के साथ दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों के कार्यक्रम से बाहर कर दिया। आपको पता चल जाएगा सर, ये जब भी अलायंस होगा, जिससे भी अलायंस होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहले तो जनता को बर्बाद किया, जनता को लूटा, अब जितने पेट्रोल पंप मालिक थे उनको बर्बाद किया। तो ये सरकार की नीति दोहरी मार है और केवल दो पूंजीपतियों को फायदा करने का काम करती है। तो ये तो जनता समझ रही है। और पश्चिम बंगाल में भाजपा को पटकनी देने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस यूपी में संगठन को मजबूत करने और विस्तार की कवायद में जुट गई। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राज ने भाजपा सरकार को अहंकारी और निरंकुश बता दिया। प्रदेश में किसी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में जो सबसे मजबूत दिखाई पड़ेगा उसके साथ टीएमसी गठबंधन भी कर सकती है। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है तो जब जब आवश्यकता पड़ती है गठबंधन की नीति चलती रहती है, तो उससे भी हम अपने को अलग भी नहीं रखेंगे। जो हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो इस निरंकुश और अहंकारी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, उनके साथ हम खड़ा हो सकते हैं, उनको अपने साथ हम ले सकते हैं। टीएमसी नेता का बयान आपने सुना। खबरें और भी हैं। 7 का समीकरण जारी है। चुनाव में जातिवाद का जिक्र न हो तो कोई नेता राजनीति कैसे करे। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि मेरा समाज अब धोखा खाने वाला नहीं। एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आरक्षण को लेकर भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है। संजय निषाद ने साफ कह दिया है कि भाजपा ने आरक्षण को लेकर जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अगर 9 नवंबर तक वादे पूरे नहीं होते तो निषाद पार्टी 9 नवंबर से पूरे यूपी में, प्रदेश में आंदोलन करेगी। और यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर वादे पूरे नहीं होते तो निश्चित रूप से गठबंधन पर भी असर पड़ेगा।
9 तारीख से हमारे लोग हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, क्रमिक करेंगे, जब तक आरक्षण पर दस्तखत न हो जाए, उस पर इनका मझवार का मिल न जाए, संविधान में लिखा हुआ न मिल जाए, तब तक वो धरना देंगे। निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि भाई जब समाज मेरे साथ रहेगा तभी तो हम उनके साथ रहेंगे। और समाज अब हमारे को खिलाफ खड़ा हो रहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जल्द आरक्षण घोषित कर देंगे और आपके बच्चों को 80 सीटें जो अनुसूचित जाति की है उसमें 4 जाति के लोग लड़ते हैं, उसमें हमारा नाम मझवार के नाम से, तुरैया के नाम से हमारे लोग अनुसूचित में लड़ेंगे। हम क्यों सामान्य में लड़ेंगे? अगर आरक्षण नहीं मिला तो फिर गठबंधन पर विचार होगा, हमारा सामान्य निर्णय लेगा, वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने में कई बार उत्तर प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं। हाल ही में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री का सुल्तानपुर दौरा होगा। वहां पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा खबर यह भी है कि वो पहली बार रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं और ये उनके लखनऊ दौरे पर होने वाला है। आपको बताएं कि 20 से 22 नवंबर तक लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इस दौरे पर ही वो यहाँ पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 19 नवंबर को झांसी आने की भी खबर मिल रही है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे 7 का समीकरण। अब ब्रेक के उस पार आप देखिए यूपी का मूड क्या है।